हेलो बच्चों, तो वेलकम बैक टू योर ओन डिजिटल क्लास। हमने आपसे वादा किया था कि आपकी पूरी की पूरी 11th की जर्नी हम फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे कवर कराने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें नाउ। और अगर आपको नोट्स चाहिए, किसी भी टॉपिक में कोई डाउट्स चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल्स, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, हमारे ऐप को डाउनलोड करें ताकि आपको डिटेल वीडियोस मिलते रहे, नोट्स मिलते रहे, टेस्ट सीरीज मिलते रहे, एंड दैट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज जैसे आपने स्क्रीन पे देखा कि हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, या जिसको बहुत बार बेस ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। तो इससे पहले हम टॉपिक स्टार्ट कर, याद करो हमने डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग क्यों करते हैं। वन ऑफ द मेजर जो ऑब्जेक्टिव, जो पर्पस होता है अकाउंटिंग करने का, वो होता है असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि अगर हमने एक साल बिजनेस किया तो एक साल बिजनेस करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट हुई या हमारे बिजनेस में हमने लॉस सफर किया, ये कैलकुलेट करने के लिए, असर्टेन करने के लिए हम अकाउंट्स करते हैं, है ना। अब ये कैलकुलेट करने के लिए जो प्रॉफिट निकालने का तरीका है, तो डिफरेंट टाइप के लोग डिफरेंट तरीके से प्रॉफिट को निकालते हैं, डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। जैसे एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, और दो जो डिफरेंट तरीके से लोग सोचते हैं, उन दोनों तरीके से मैं तुम्हें नंबर्स और प्रॉफिट निकाल के बताता हूं। फिर आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे किस तरीकों को क्या बोलते हैं और क्या एडवांटेज, क्या डिसएडवांटेज, क्या क्या इंपैक्ट होता है। तो एंड तक बने रहो, पूरा का पूरा चैप्टर तुम्हारा कवर होने वाला है इस पार्टिकुलर वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट। तो तुम्हारे स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा है, बोला है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022 मिस्टर राजन के पास कैश सेल हुआ 3,90,000 का, और उन्होंने 1,60,000 की 1,60,000 का ऑन क्रेडिट सेल किया। तो उनके एक्सपेंसेस हुए साल भर में 270, जिसमें से 80,000 अभी भी पे करना बाकी है। सो हमें बताना है कि राजन का बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ डिफरेंट डिफरेंट बेसिस के साथ। अब देखो यहां पर तुम्हें दो तरीके से लोग मिलेंगे। एक व्यक्ति ऐसा बोलेगा, सर जो पैसा मिल गया ना उसी को कंसिडर करो, क्या पता आने वाला बाकी जो उधारी वाला पैसा मिले या ना मिले। तो एक मान लो ये चिंटू है, ये बोलता है सर, अब देखो एक बात तो पहले से बताता हूं, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट निकालने का सिंपल तरीका होता है, जितना साल भर में तुमने पैसे आए, तुम्हारे पास रेवेन्यू हुआ, रेवेन्यू अर्न हुआ, और उससे जो खर्चे उनको माइनस कर दो। यानी कि हम कैसे निकालते हैं, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होता है, अगर तुम्हें कंफ्यूजन है, इस पे हमने वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को देखें तो ये क्लियर हो जाएगा। अब मान लो ये चिंटू है, ये बोलता है सर इसके सोचने का तरीका थोड़ा अलग है। एक इधर में हमारा चिंटू है, इसके सोचने का तरीका थोड़ा अलग है। चिंटू बोलता है सर तुम जो हमारा सेल हुआ, सिर्फ वो पैसे लो जिसका तुम्हें पैसा मिल गया, जो मिलने वाला जब मिलेगा तो देखना, फिलहाल नहीं मिला ना उसको भूल जाओ। तो इसके हिसाब से सेल कितने का हुआ, इसके हिसाब से सेल हुआ 3,90,000। यानी मैंने क्या किया, ये फिगर लिया, इस फिगर को नहीं लिया, और लेस कर देंगे हम एक्सपेंसेस। लेकिन ये बोलता है सर एक्सपेंसेस में भी वो लो जो तुम्हारे पॉकेट से पैसा गया, जो अभी जाना बाकी है उसको भूल जाओ, जब जाएगा तो देखेंगे। मैंने बोला ओके। तो देखो टोटल 2,70,000 के एक्सपेंसेस थे, उसमें से 80,000 अभी भी पे करना बाकी था। तो हमने अभी पे कितना किया होगा, 1,90,000 पे किया होगा। अब इसके हिसाब से हमारी प्रॉफिट कितनी, तो इसके हिसाब से हमारी प्रॉफिट हो गई किसके हिसाब से, हिसाब से 2,00,000। अब मिंटू बोलता है सर ऐसा नहीं है, आपने सेल 390 का किया, 390 का पैसा आ गया, लेकिन जो 160 का ऑन क्रेडिट सेल किया ना, वो सेल तो इसी साल का है, सो इट शुड बी कंसिडर्ड इन दिस ईयर। देखो चिंटू क्या बोल रहा है, ऐसा नहीं बोला क्रेडिट सेल को बिल्कुल भूल जाओ, वो बोल रहा है वो उस साल सेल मानना जिस साल पैसा मिलेगा। मान लो सपोज हमने सेल किया टोटल 5 लाख का 2021 में,
4 लाख रुपए हमें ऑलरेडी 2021 में मिल गया, 1 लाख 2022 में मिले। तो चिंटू बोलता है सर 4 लाख को इस साल रिकॉर्ड करो, 1 लाख जब मिलेगा यानी कि अगले साल 2022 में रिकॉर्ड करना। यानी चिंटू फोकस कर रहा है डेट ऑफ सेटलमेंट पे, लेकिन मिंटू बोलता है सर ऐसा नहीं है, जो इस साल का है ना, भले पैसा मिले या नहीं मिले वो इसी साल रिकॉर्ड करो। वो यानी मिंटू क्या बोल रहा है, पूरे के पूरे 5 साल रिकॉर्ड करो, 5 लाख रिकॉर्ड करो, 4 लाख जो मिल गया और 1 लाख जो मिलेगा, क्योंकि वो इस साल को बिलोंग करता है। ठीक है, तो दोनों के सोचने के तरीके डिफरेंट है। अब मिंटू क्या बोलता है, सर सेल कितना ले लो, सेल 90 कैश में था, प्लस 160 जो क्रेडिट था, टोटल सेल 5,50,000। और ये बोलता है टोटल एक्सपेंसेस ले लो, चाहे वो पेड हुआ हो या ना हुआ हो, टोटल खर्चा कितना हुआ है, तो हमारा प्रॉफिट के हिसाब से प्रॉफिट हुआ 2 लाख। अब देखो इसके हिसाब से, चिंटू के हिसाब से प्रॉफिट कितना हुआ 2 लाख, इसके हिसाब से प्रॉफिट कितना हुआ 280। तो दोनों में प्रॉफिट डिफरेंट है, एग्जैक्टली दोनों के प्रॉफिट डिफरेंट हैं, बट स्टिल मुझे बताओ कौन सही है। आंसर है सर दोनों के दोनों सही है, बस जो सोचने का तरीका है दोनों का वो डिफरेंट है। जो दोनों अकाउंटिंग कर रहे हैं वो डिफरेंट बेसिस पे कर रहे हैं, डिफरेंट बेस पे कर रहे हैं। ठीक है, जो चिंटू कर रहा है उसको हम बोलते हैं कैश बेसिस, और जो मिंटू कर रहा है उसको बोलते हैं एक्चुअल बेसिस। ठीक है, तो हम आगे देखो, टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस, जो हमने देखा एक बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकालने के 2 बेसिस थे जो हमने एग्जांपल में देखा। एक बेसिस जहां पर जो चिंटू सिर्फ उन इनकम को कंसीडर कर रहा था जो ऑलरेडी मिल गए हैं, और उनको खर्चा मान रहा था जो ऑलरेडी उसके पॉकेट से गए, यानी कि वो डिस्कस कर रहा था डेट ऑफ सेटलमेंट पे फोकस कर रहा था। वो ये बोल रहा था कि जो क्रेडिट वाले ना जब मिलेंगे तब उनको रिकॉर्ड करना, लेकिन जो मिंटू था वो उस पीरियड पे फोकस कर रहा था। एंड चिंटू वाले को बोलेंगे कैश बेसिस, मिंटू वाले बेसिस को बोलेंगे एक्चुअल बेसिस। तो कैश बेसिस किस पे फोकस किया, ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन, याद रखना डेट ऑफ सेटलमेंट से रिकॉर्ड होंगे, और एक्चुअल वो बोलता है जिस दिन वो हुए। जैसे कि मान लो टोटल सेल हुए 2021 5 लाख, 2021 कैश इसमें से हिट हुआ 4 लाख, और इस सेल में से 2022 में मिलेगा हमें। तो कैश बेसिस क्या बोलता है, ये जो 4 लाख है ना, ये रिकॉर्ड करो 2021 का सेल, और इसे रिकॉर्ड करो 2022 का सेल। लेकिन जो एक्चुअल बोलता है कि नहीं ये कब हुआ था, टोटल कब हुआ था, कब हुआ था सर, ये हुआ था 2021। तो टोटल को 2021 का सेल मान लो, और ये जो हम सेल मान रहे हैं इस होपफुली कुछ कुछ बातें समझ आई। यस, सो अब मान लो एक और तरीके से देखते हैं। अगर हम एक्सपेंसेस की बातें करें, सपोज हमारे पास एक स्टाफ काम कर रहा है, और से अप्रैल मई जुलाई अगस्त हमारे पास जो स्टाफ काम कर रहा है, मान लो इन लास्ट 3 मंथ्स के हमने अभी तक पेमेंट नहीं, यहां से लेके यहां तक का हमने पेमेंट ऑलरेडी कर दिया, सैलरी पेड कर चुके हैं। तो कैश बेसिस बोलता है कि जो सैलरी का एक्सपेंस है ना, उससे इनकी सैलरी 10,000 पर मंथ है। तो इसके हिसाब से कैश बेसिस क्या बोलता है, कैश बेसिस बोलता है सर देखो तुम्हारे पॉकेट से कितना पैसा गया, मैंने बोला अभी तक 9 मंथ्स का मैंने सैलरी पे किया, यानी कि 90,000 गया। तो ये बोलता है कि 90,000 इज योर एक्सपेंस। कौन बोलता है, कौन बोलता है, कैश बेसिस। एक्चुअल बोलता है नहीं, ऐसा नहीं, तुमने पूरे के पूरे सर्विस तो ले लिए ना, तुम्हें पेमेंट तो करना है ना, फ्यूचर पेमेंट करोगे ना, लेकिन खर्चा तो इसी साल हुआ,
तो इसीलिए पूरे के पूरे 1,20,000 कैसे सर, 10,000 12 पूरे 1,20,000 को रिकॉर्ड करो, क्या मानो, एक्सपेंस मानो। कौन सा एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस। और ये जो पैसा तुमने नहीं दिया ना, इसे रिकॉर्ड करो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। याद करो हमने डिस्कस किया था, फिर भी आज डिस्कस करने वाले। तो होपफुली समझ में आया कि जो कैश बेसिस बोलता है उसका एक ही काम है, तो जितना पैसा तुम्हारे पास आया दैट्स योर रेवेन्यू, व्हाटएवर यू हैव पेड दैट्स योर एक्सपेंस। ठीक है। और अगर हम इसको डिटेल में देखें तो ये रिकॉर्ड्स करता रेवेन्यू को कब, जब इसके कैश रिसीव्ड हुए, जिस दिन पैसा मिलेगा तब रिसीव करेंगे। वन सेकेंड एग्जांपल रिपीट करता हूं, तुम्हें 2021 में तुमने 5 लाख का सेल किया, 21 में 4 लाख मिला और 22 में 1 लाख मिला। कैश बेसिस बोलता है कि 2021 का सेल 4 लाख रिकॉर्ड करो और 1 लाख 2022 में सेल मान लेना। एक्चुअल अलग बोलता है, क्या बोलता है डिस्कस में। तो ये क्या बोलता है, रिकॉर्ड्स रेवेन्यू को रिकॉर्ड कब करो, व्हेन कैश इज रिसीव्ड, भले वो इस साल से हो या ना हो। दूसरा एग्जांपल, मान लो तुम मेरे पास आए और तुम्हें बीकॉम की या 11th की क्लास करनी है, तुमने मुझे फीस दिया से 50,000। ओके, मान लो फीस है तुम्हारा 4,000 पर मंथ, सारे एग्जांपल इमेजिनरी है, 4,000 पर मंथ एग्जांपल तुम्हारा फी है। तो साल भर का फी कितना लगाना चाहिए, 12,000 इंटू 4, यानी कि 48,000 मुझे फी मिलना चाहिए। लेकिन तुमने क्या किया, से 60,000 मुझे पे कर दिया, 60,000 पे कर दिया। तुमने बोला सर ये आगे का 3 क्वार्टर का भी रख लो, मैंने वो सारे फी रख लिए। ये बोलता है कौन, कैश बेसिस बोलता है ये 60,000 तुम्हारा है ना, दैट्स योर रेवेन्यू। एंड उसी साल रेवेन्यूज को मान लो जिस साल तुमको मिला। देखो अब किस साल मुझे मिला, से 2022 में मुझे फी तुमने साल भर का प्लस 3 महीना एडवांस का। तो ये बोलता है कि इसे पूरे के पूरे रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, पूरे 60,000 इज योर रेवेन्यू। ये बोलता है कैश बेसिस, बिकॉज तुम्हें इस साल पूरे के पूरे पैसे मिले। इसीलिए ये इस पीरियड से है या नहीं ये मैटर नहीं करता, कौन, कैश बेसिस बोलता है। सिमिलरली ये बोलता है एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करो जिस साल तुमने कैश पे किया। मान लो मैं जिस रूम में, जिस घर में, जिस प्रीमाइसिस में कोचिंग चलाता हूं, उस कोचिंग का फी है, मान लो रेंट है 1 लाख। मेरे लैंडलॉर्ड ने बोला कि सर मुझे ना रेंट दे दो टाइम से, मुझे मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम है, जल्दी पैसे दे दो। मैंने उसे रेंट 15 मंथ्स का एक साथ दे दिया। कितने दिए मैंने, 15 लाख दिए। तो कैश बेसिस बोलता पूरे के पूरे 15 लाख को इसी साल अपना खर्चा मान लो। ठीक है, तो क्योंकि इस साल कैश पेड हुआ, वो किस साल से रिलेटेड है मैटर नहीं करता। आई होप समझ में बात आई। यस, इसके अंदर प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं, उस साल जितना तुमको कैश मिला माइनस उस साल जितना तुम्हारे पॉकेट से पैसा गया। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक मेथड नहीं है, इसीलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कौन लोग इसको नहीं मानते, नंबर 1 जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इसको मना करता करने के लिए, वो एक्सेप्ट नहीं करता, या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इसको मना करता। आई होप मेरी बात समझ में आई। यस, क्या क्या फीचर हो सकते हैं, तो इसका पहला फीचर है ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन कैश बीइंग रिसीव्ड और पेड। उस दिन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिस दिन कैश रिसीव्ड या पेड हुआ। नंबर 2, इसके अंदर हम ट्रांजेक्शन को रियली जिस दिन पेमेंट पॉइंट हुआ उस दिन रिकॉर्ड करेंगे, रेवेन्यू जिस दिन पैसा मिला रिकॉर्ड उसे रेवेन्यू मानो, जब पैसा गया तो एक्सपेंस मानो। एक्सपेंसिव सिमिलरली जो बताया कैसे मानो, जिस दिन पेमेंट हुआ। और प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल कैश रिसीव्ड माइनस टोटल कैश पेड। ठीक है, इस मेथड में याद रखो आउटस्टैंडिंग जो पैसा हमारा बच गया, आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड, इनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ठीक है, ये कौन फॉलो करता है, इसको फिर मतलब क्या है, इसको कौन फॉलो करता है, इसको सारे एनपीओ वाले, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर्स, ये सारे प्रोफेशनल्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, क्लब, स्कूल, ये लोग इसको फॉलो करते हैं। एक बिजनेसमैन इसको जनरली फॉलो नहीं करता। ठीक है, समझ में आया। अब हम बोले तो कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस समझ में आया। कैश बेसिस हमने क्या डिस्कस किया, वॉट एवर पेड योर एक्सपेंस, वॉट एवर रिसीव योर रेवेन्यू। अब आ जाते हैं एक्रूअल बेसिस में। ये क्या बोलता है, कितना पेमेंट हुआ दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, तुमने कितनी की बेनिफिट कंज्यूम की, कितना सर्विस यूज कर लिया दैट इज योर एक्सपेंस, रेवेन्यू कितना अर्न किया दैट इज योर रेवेन्यू। ओके, ये कैश और क्रेडिट दोनों को रिकॉर्ड करता है। ये क्या बोलता है, तो एक बार एग्जांपल देख लेते हैं।
मान लो सपोज तुम्हारा फी 3000, तुमने मेरे पास 12 पूरे साल भर क्लासेस की, तो मेरी फीस कितनी होगी? लेकिन उनमें से तुमने मुझे अभी सिर्फ 30,000 पेमेंट किया है और 6,000 अभी भी तुम मुझे देने वाले हो, लेकिन मैंने साल भर क्लासेस ले, तो मेरा रेवेन्यू कितना हुआ? अगर हम एक्यूरल फॉलो कर रहे हैं तो ये बोलता है योर रेवेन्यू इज 36। अगर कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं तो योर रेवेन्यूज, तो ये क्या बोलता है, रेवेन्यू को तब रिकॉर्ड करो जिस दिन इनकम अर्न हो जाए, तुम्हारे पास राइट टू रिसीव आ जाए, पैसा लेने का अधिकार आ जाए। पैसा मिला नहीं मिला मैटर नहीं करता, whether receive or not and must be related to that period, उस पीरियड से रिलेटेड होना चाहिए जिस पीरियड का तुम अकाउंट्स बना रहे हो। सिमिलरली एक्सपेंसेस, जितना तुमने एक्सपेंसेस इनकर्ड किया, मैंने अपने यहाँ एक स्टाफ को रखा जो अपने एग्जांपल अभी डिस्कस किया था, सैलरी है 10,000 पर मंथ, मैंने साल भर उससे काम करा लिए, लेकिन मैंने उसे सैलरी सिर्फ 10 मंथ का दिया, यानी कि 1 लाख सैलरी दिया। तो ये बोलता है कि तुमने सर्विस कितनी कंज्यूम की, कितना दिन काम कराया, कितने रुपये काम कराया, मैंने बोला सर 1,20,000 काम कराया, बिकॉज मैंने पूरे साल भर काम करा लिए। तो ये बोलता है योर एक्सपेंस इज 1,20,000। जो 20,000 तुमने अभी तक पेमेंट नहीं किया वो करने वालों इसी पीरियड का है ना, इसका मतलब वो इसी साल रिकॉर्ड करो। कैश बेसिस क्या बोलता है, जब पेमेंट करना तब रिकॉर्ड करना। आई होप समझ में आई मेरी बात। तो नेक्स्ट प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे, टोटल कैश रिसीव, ये होगा टोटल रेवेन्यू अर्न माइनस टोटल एक्सपेंसेस। तो एक्चुअल बेसिस क्या समझ में आया, फटाफट से एक बार और देख लेते हैं। ये बोलता है कि ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड करो, व्हेन एंटर्ड, जिस दिन तुमने एंटर्ड किया। सेल तुमने किया 2021 में, सेल किया 5 लाख का, 4 लाख मिल गया 21 में ही, 1,22,000 से मिलेगा। सेल हुआ कब सर, 2021 में हुआ, तो ये बोलता उसी साल रिकॉर्ड कर लो, कब मिलेगा फॉरगेट। ठीक है। सिमिलरली कैश बेसिस से इनकम कब रिकॉर्ड करें, जिस दिन तुमने इनकम अर्न किया। क्रेडिट सेल को भी हम रिकॉर्ड करते हैं इररिस्पेक्टिव फैक्ट दैट वो हमें पैसा मिला या नहीं मिला। एक्सपेंसेस कब रिकॉर्ड करोगे, जिस साल एक्सपेंसेस हुआ है, तुमने पेमेंट किया या नहीं किया। ओके। एक्रूअल बेसिस फॉलो करता है रिलेशन कॉन्सेप्ट को और रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड मैचिंग प्रिंसिपल के साथ मैच करता है, इसीलिए ये ज्यादा एक्सेप्टेबल है, बिजनेसमैन इसे यूज करते हैं। इसके अंदर हम आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम एडजस्ट करते हैं, याद रखना। सिमिलरली इनकम रिसीव्ड एडवांस और एक्रूड इनकम भी इसमें रिकॉर्ड होता है। अब फटाफट देख लेते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है। तो वो सारे एक्सपेंसेस जो हमने जो हमने इनकर कर लिया, जो हमारा खर्चा हो गया बट हमने पेमेंट नहीं किया। एग्जांपल मान लो, सपोज ये तुम्हारा अप्रैल से लेकर स्टाफ की सैलरी है 10,000, तो हमारे पास फुल ईयर काम किया, तो ये बोलता है बट मान लो पेड फॉर 10 मंथ्स, हमने सिर्फ 10 महीने का ही पे किया, तो जो रिमेनिंग लास्ट के 2 महीने बचे कौन कौन से, फरवरी और मार्च का हमने सैलरी अभी तक पे नहीं, इन पैसे को हम आउटस्टैंडिंग। मेरी बात आई। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, अगर तुम कैश बेसिस कर रहे हो तो याद रखना इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, कोई ट्रीटमेंट। एक्यूरल बेसिस कर रहे हो तो हम क्या करते हैं, एडजस्ट। जैसे मुझे मान लो सपोज सैलरी 1 लाख पे, सैलरी फॉर करेंट ईयर
तो 20,000 अभी भी पेबल है। ये बोलता है एक्सपेंस कितना। ये जो हमने जो सैलरी स्टिल पेबल था ना, तो जो हमने रिकॉर्ड किया, ये किस होगा? ओनली एक्यूरेट। हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। खूब समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। वो सारे खर्चे जो हमारा खर्चा हमने एडवांस में दे दिया, एक्सपेंसेस हुआ नहीं है बट वी हैव ऑलरेडी पेड। एग्जांपल मैंने बताया, मान लो इस प्रीमाइसेस का जिसमें मैं हूं, का रेंट है 1 लाख पर मंथ, लेकिन होल ईयर बाद मैंने अपने मकान मालिक को 3 लाख रुपीज का 3 महीने का एडवांस दे दिया। तो जो 3 लाख मैंने एक्स्ट्रा पे किया, तो हम बोलते हैं प्रीपेड। देखो ये जो प्रीपेड है, ये है किसी और साल का, आने वाले साल का पेमेंट करंट ईयर में हुआ है। तो वो सारे खर्चे जो पेमेंट इस साल हो बट बिलोंग करते हैं कमिंग ईयर्स को, दैट्स कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। इनका ट्रीटमेंट क्या होगा? अगेन अगर कैश बेसिस कर रहे हो तो याद रखना, कोई ट्रीटमेंट इनका नहीं होता, ये इग्नोर करता है। कौन? कैश बेसिस वही करता है जो तुम पढ़ाई के साथ घर में करते हो, इग्नोर, ये भी इग्नोर करता है। एक्रोल वाला क्या करता है? एक्रोल इसको एडजस्ट करता है। तो रेंट पेड है 15 lakhs, हम इसमें से काट देंगे प्लस जो 12 लाख बचे, वो है एक्सपेंस ऑफ रेंट एज पर एक्रूअल कॉस्ट। सर कैश कॉन्सेप्ट के हिसाब से रेंट का एक्सपेंस कितना होगा? किस हिसाब से रेंट का एक्सपेंस होगा जो तुमने पे किया, या समझ में बात आई? नेक्स्ट आते हैं अक्रूड इनकम। वो सारे इनकम जो तुमने अर्न कर लिए लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला। तो सपोज तुम मेरे पास क्लास कर रहे हो, योर फी इज 3,000 पर मंथ। आफ्टर 1 year ऑफ क्लास मैंने फी कितने इनकम किया? सब 30। होवर हैप्पी 1000 मीनिंग है, तो हम बोलेंगे वो पैसा जो हमने अर्न कर लिया अभी तक मिलना बाकी। अक्रूड इनकम क्या है? इनकम विच हैव बीन अर्न, जो मैंने बताया, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड बट नॉट एट रिसीव होना बाकी है। अब मुझे बताओ ये अक्रूड होगा? गलत है। यहाँ कैश बेसिस में इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं। अक्रूड हम क्या करते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं रेस्पेक्ट। अगर हम एक्यूरल सेम एग्जांपल लें, एक्यूरल में मेरी फी, मतलब मेरा फी का अर्न कितना हुआ, प्लस जो मुझे मिल चुका है और 6 जो मुझे मिलने वाला है। लेकिन कैश बेसिस में मुझे ऑलरेडी, ये मेरा, ये ऑलरेडी, ये जो मिलना बाकी है तो कैश वाला रिकॉर्ड। समझ में बात आई? नेक्स्ट आते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मान लो जो मैंने एग्जांपल दिया वही, तुम्हारा फी है 3,000 पर मंथ। 1 साल पढ़ने के बाद तुम्हारा फी 36,000 हुआ, बट तुमने पे कर दिया, सर ये रख लो, अगले साल एडजस्ट कर लेंगे। तो तुम रिसीव, पैसा कितना मिला मुझे? सर 50,000।
लेकिन मैंने रियली अर्न कितना किया है, जो रिमेनिंग 1000 बचा, दैट्स कॉल्ड अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, कैश बेसिस से कोई एडजस्टमेंट, एक्यूरल हम क्या करते हैं एडजस्टमेंट, और इन ऐसा अगर मैं एक्यूरल कर रहा हूं एडवांस की, तो और ये इससे माइनस फिगर निकले, कैश बेसिस हिसाब से, मेरी बात आई। हम फटाफट थोड़ा सा एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। देखो कैश बेसिस का एडवांटेज क्या है, ये मोस्ट सुटेबल है उन सारे ट्रांजेक्शन के लिए जो ट्रांजेक्शन सबसे पहले को बहुत सिंपल है, ये बहुत ऑब्जेक्टिव वाइज अप्रोचेबल है, सुटेबल है वो लोग के लिए जो प्रोफेशनल्स हैं, एनपीओ हैं, उनके लिए सुटेबल है। नुकसान क्या है इसका, इसका ड्रॉबैक ये पूरा कंप्लीट पिक्चर प्रॉफिट लॉस का नहीं देता, बहुत सारे एक्सपेंसेस को अंडरस्टिमेट कर लेता है, मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स को डिफरेंशिएट नहीं करता। हमने डिस्कस किया था, याद करो, कैपिटल इसका कई साल बेनिफिट मिलता है, रेवेन्यू जो रिपीटेटिव होता है एक साल के अंदर बेनिफिट मिलता है, इसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती। एग्जाम्पल हमने क्या बताया था, एक्यूअल का बेनिफिट क्या है, इससे कंप्लीट पिक्चर पता चलता है फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, ये कंप्लीट फाइनेंशियल पोजीशन प्रॉफिट भी पता चलता है कंप्लीट, और फाइनेंशियल पोजीशन भी पता चलता है, बिकॉज जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हुआ वो हमारा लायबिलिटीज हुआ, ये लायबिलिटी को ट्रीट करता है, प्रीपेड हमारा एसेट हुआ ये उसको एसेट ट्रीट करता है, लेकिन कैश वाला ऐसा कुछ ट्रीट। ओके, इसे हम इजिली प्लानिंग कर पाएंगे, ये गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के साथ मैच करता है। इसके ड्रॉबैक क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल नहीं है जैसे कि कैश बेसिस था, प्रोसेस को थोड़ा एलोबोरेट करना पड़ता है, फटाफट प्रॉफिट लॉस निकालना इजी नहीं है, बिकॉज तुम्हें बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कौन कौन से आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड एंड इनकम रेशियो। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट दिस क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।